अच्छा जी, सो वापस आते हैं डेटा प्रोसेसिंग की तरफ। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि हम लोग कंप्यूटर को अपनी मर्जी से कोई डेटा देते हैं और उसको वहाँ पे प्रोसेस करवाते हैं, उस पर काम करवाते हैं। तो ये उतनी देर तक मुमकिन नहीं है, यानी ये जो एडिशन है ये उतनी देर तक मुमकिन नहीं है जब तक इसको हम लोग कंप्यूटर में फीड ना करें। अब कंप्यूटर में डेटा किस तरह से फीड होता है? कंप्यूटर में डेटा फीड होता है मेमोरी के अंदर। अब मेमोरी का अगर आप समझना चाहें कि मेमोरी काम किस तरह से करती है, तो इसका तरीकाकार कुछ यूं है कि ये बेसिकली कॉलम्स, ये सेल है, मेमोरी सेल, ये मेमोरी सेल्स हैं। और जब भी हम लोग कोई डेटा स्टोर करते हैं तो ये यकीनन मेमोरी के अंदर किसी खास जगह पर जाके स्टोर हो जाता है। ये जब भी हम लोग को डेटा फीड करते हैं तो ये मेमोरी के अंदर एक खास जगह पे जाके स्टोर होता है। अब जी, अगर हम लोग मेमोरी में इस लोकेशन को एक्सेस करना चाहें तो कैसे मुमकिन है, ताकि हमें पता हो कि इस जगह पर क्या काम है। इसकी मिसाल हम लोग यूं लेंगे, लेट से हमारा एक दोस्त है, एबीसी कोई दोस्त है, और हम लोग उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, यानी मेमोरी लोकेशन पे हम लोग जाना चाह रहे हैं। बात कर रहे थे कि हमें, हमारा एक दोस्त है कोई एबीसी, इस दोस्त का यकीनन कोई ना कोई एड्रेस है। अब अगर एड्रेस की बात करें तो हाउस नंबर होगा, कोई स्ट्रीट नंबर होगा, कोई सिटी होगा, कोई टाउन होगा। एड्रेस आपका इन सारी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। अब जब हम आप कहते हैं कि जी मैं फ़लान लोकेशन पे जा रहा हूँ, तो आप बेसिकली उस एक मखसूस जगह पर पहुंच रहे हैं, एक्सेस हासिल कर रहे हैं अपने उस दोस्त से मिलने के लिए। या फिर इसका एक अल्टरनेट ये भी है कि आप कहीं पे जा रहे हैं और आपसे कोई बंदा पूछता है कि जी किधर जा रहे हो, तो बजाय इसके कि आप उसका पूरे का पूरा एड्रेस बताएं, आप कहता हूं जी मैं एबीसी की तरफ जा रहा हूं। ठीक है जी। अब एबीसी की तरफ जा रहे हैं तो जब आप इस दोस्त का नाम लेंगे तो फौरन आइडिया हो जाएगा सुनने वाले को, जानने वाले को, कि जी ये जो बंदा है ये इसकी यकीनन कोई लोकेशन, फलान लोकेशन है, यानी उसका पूरे का पूरा आइडिया जो है उसके जहन में आ गया है उस बंदे के बारे में, और वो वहां पर चला गया है। ये जिनको ज्वाइन नहीं हो रहा वो रिक्वेस्ट दोबारा भेजें, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है और मैं उनको एक्सेप्ट करता जा रहा हूँ। तो या तो ये है कि आप ये कहें कि मैं लेट्स से हम लोग चनाब कॉलेज की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं जी मैं जा रहा हूँ बोर्ड ऑफिस के बिल्कुल सामने, जो है पिंडी बाईपास गुजर के सियालकोट बाईपास पे, सियालकोट जो बाईपास रोड है वहाँ पर चनाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, बोर्ड ऑफिस के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वो बंदा अगर लोकेशन को जानता है तो सिर्फ इतना कहें कि हम लोग चनाब कॉलेज जा रहे हैं। तो दोनों ऑप्शंस देखें किस तरह के हैं, या तो पूरा एड्रेस डिस्कस किया जाए या सिर्फ उसका नाम डिस्कस किया जाए। दोनों सूरतों में आप एक ही लोकेशन पे जा रहे हैं, एक ही लोकेशन है आपके पास। यही कॉन्सेप्ट आपके पास जब मेमोरी में डेटा हमारा स्टोर होता है, तो जो हमारा मेमोरी मैनेजर होता है इसकी यही जिम्मेदारी होती है। ये दो तरह से काम करता है। एक तो ये है कि ये आपके ये जो मेमोरी सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स, इन मेमोरी सेल्स को, कलर चेंज नहीं हुआ, सो मेमोरी सेल, इन मेमोरी सेल को या तो आप पूरे एड्रेस से डिनोट करें या फिर आप इनका कोई नाम रख लें। ये जिम्मेदारी किसकी होती है दोनों सूरतों में इसको मैनेज करना? मेमोरी मैनेजर की। तो हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास लेट से ये मेमोरी का एड्रेस है जिसका कोड है EX093FA। लेट से ये हमारा मेमोरी कोड है, हेक्साडेसिमल के अंदर इस मेमोरी का लोकेशन है। तो इस मेमोरी सेल को इस्तेमाल करना है तो हमें ये जो पूरा कोड है ये याद रखना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल चीज़ है कि अगर हमारे पास फर्ज करें इधर 3 तरह का डेटा हमारे पास आ रहा है, ये तो कंफर्म बात है। 3 तरह का डेटा कौन कौन सा, मैं हाईलाइट करता हूँ। एक आपके पास 3 है, एक आपके पास 2 है, ये ऑपरेंड 1 है, ऑपरेंड 2 है और 7 ऑपरेटर है।
कि जब ये तीन आपके पास एड्रेसेस तो आ रहे हैं, तो इन तीन डेटा टाइप्स आ रही हैं, इन तीनों को स्टोर करने के लिए आपको तीन लोकेशंस का याद तो रखना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हम लोग इसको इस तरह से एड्रेस में याद रखें, हम इनका नाम रखना प्रेफर करते हैं। यानी हम नाम रख लेते हैं, पहला है जी आपके पास OP1, दूसरा है OP2 और तीसरा आपके पास है ऑपरेटर OPERT। सो ये OP1 ऑपरेंड 1 है, ऑपरेंड 2 है और साथ ऑपरेटर है जिसमें हम लोग प्लस माइनस साथ ऐड कर रहे हैं। ये तरीकाकार है उस मेमोरी लोकेशन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का, कि बजाय इसके कि हम लोग मेमोरी लोकेशंस जाके याद रखें, हम लोग उन लोकेशंस के नाम रख लेते हैं और नाम रखने के बाद हमारे लिए फिर ये आसानी है कि हम लोग उन लोकेशंस को उन नामों से याद रखें। फर्ज करें ये लोकेशन हमारी जो है ये OP1 है, ये लोकेशन हमारे पास है OP2 और इसी तरह ये लोकेशन हम लोग कर लेते हैं, ये हमारी ऑपरेटर है। तो बजाय इसके कि हम लोग इनको मेमोरी एड्रेसेस से याद रखें, इनके नामों से याद रखना आसान है और बाद में जब हमने इन ऑपरेटर्स इन सेल्स के नाम रख लिए हैं तो उन नामों से हम लोग इनको कुछ भी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। सो कैसे मुमकिन है कि हम लोग ये काम करें, हम लोग किस तरह से इनको वैल्यूज असाइन करें और आगे का काम करें, उस बात पे जाने से पहले फर्ज करें हमारे पास तीन प्रोग्राम है, प्रोग्राम A, प्रोग्राम B और प्रोग्राम C। ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं हमारे। सो हमारे पास मेमोरी लोकेशन है जी, मैं इसी मेमोरी लोकेशन की बात करता हूँ। मेमोरी लोकेशन हमारे पास EX009, गलत हो गया, जो उसका एड्रेस हमने रखा था वो था 093FA। तो प्रोग्राम A जब चला तो ठीक इस लोकेशन पे ये सारे फर्ज करते हैं, चूंकि रैंडमली डेटा स्टोर होता है रैम के अंदर, तो तीनों में ये तीनों प्रोग्राम इस लोकेशन को डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट्स से पहली दफ़ा A ने इस लोकेशन को इस्तेमाल किया तो वहाँ पर वैल्यू 6 रख ली। दूसरी दफ़ा B प्रोग्राम ने इस लोकेशन को एक्सेस किया तो वहाँ पर उसने वैल्यू A रख ली। तीसरी दफ़ा C प्रोग्राम ने इसको इस्तेमाल किया और उस लोकेशन पे इसकी वैल्यू फर्ज करें 9.3 रख ली। डिफरेंट मैम प्रोग्राम्स आपकी सेम लोकेशन को डिफरेंट वैल्यूज के लिए स्टोर कर रहे हैं क्योंकि प्रोसेस आपका रैंडम है। आपने पढ़ा होगा कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी इसका मतलब ये है कि आपकी मेमोरी जो है वो तरतीब से इस्तेमाल नहीं होती बल्कि रैंडमली इस्तेमाल होती है। तो उसी सिनेरियो के तहत हमने एक लोकेशन को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता देखा है। तो ये जो सिनेरियो है कि आपकी एक ही लोकेशन डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उनका नाम भी मुख्तलिफ उस लोकेशन का रखा गया है, तो लोकेशन, सेल, नाम, ये जो सारी चीज़ें हैं हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में इनको एक ख़ास नाम देते हैं और ये कहलाते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल का लफ्ज़ी मतलब क्या है? लफ्ज़ी मतलब है जो बार बार तब्दील होता रहे। जो बदलता रहे हर दफ़ा, ये हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो आपकी ये मेमोरी लोकेशन जो हमने यहाँ पर अभी हाईलाइट की है, ये बार बार चेंज हो रही है, इसमें वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, इस वजह से ये एक वेरिएबल कहलाएगी। हम अपनी प्रोग्रामिंग की टर्म में जब इसको हम लोग देखेंगे कि ये हमारा वेरिएबल किसी मेमोरी लोकेशन में कभी कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा है, कभी कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा है। और ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि एक दफ़ा आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो उसी लोकेशन पे है और दोबारा डिक्लेयर करें तो वह किसी और लोकेशन पे चला जाए, क्योंकि रेंडमली होता है और इसमें सारा कुछ वेरिएबल है। इवन मेमोरी लोकेशन वेरिएबल है, वेरिएबल का उस मेमोरी लोकेशन का जो नाम है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल जो टर्म है जिसका मतलब है बार बार रिपीट होता रहे, बार बार बदलता रहे, चेंज होता रहे। आर्जी तौर पर मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए हम प्रोग्रामर्स, क्योंकि हमने सॉल्यूशंस डेवलप करने होते हैं, तो हमारी आसानी के लिए हमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया और ये कॉन्सेप्ट हमारा वेरिएबल्स का है। हम लोग क्या करते हैं, उन मेमोरी लोकेशंस को जो कि फिजिकली मेमोरी लोकेशंस हैं लोकेटेड इन द मेमोरी, जो मेमोरी सेल्स हैं, हम लोग उनको नाम दे देते हैं, टाइटल दे देते हैं।
तो उस मेमोरी सेल को हम लोग लेबल कर देते हैं, नाम रख लेते हैं उसका। फॉर एग्जांपल हमारा ये जो मेमोरी सेल है इसको हमने नाम रख लिया है, इसका नाम नंबर रख लिया है। नंबर इस वजह से रखा ताकि हमें पता हो कि इस सेल में हम लोग नंबर स्टोर कर रहे हैं। अगर इस सेल के अंदर हम लोग कुछ और डेटा स्टोर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम लोग कोई लेटर स्टोर कर रहे हैं, तो इसका नाम हम लोग लेटर रख लेंगे। अगर हम लोग इसके अंदर कोई डेसिमल वैल्यू रख रहे हैं तो फिर इसका नाम कोई डेसिमल वैल्यू, मतलब कहने का ये है कि जिस तरह की वैल्यू होगी उस तरह का इसका नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं और उस प्रोग्राम के अंदर हमें एक वेरिएबल की जरूरत है जिसके के अंदर हम लोग रोल नंबर स्टोर करेंगे किसी भी स्टूडेंट का, ठीक है। तो हम लोग उस वेरिएबल का नाम ही रोल नंबर रख लेते हैं ताकि हमें नाम से पहचान हो जाए कि इसमें जो डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा की नौइयत किस तरह की है। ठीक हो गया। सो अगर स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है तो उसका वेरिएबल नेम ही हमने नेम रख लिया है ताकि पता हो कि इसके अंदर जो डेटा आएगा वो नेम ही होगा। तो ये आपके पास जो है ये है हमारी टाइप्स, सॉरी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की जहां पर बात की जाती है तो वेरिएबल्स के साथ साथ एक चीज और होती है जरूरी, और वो है इसकी डेटा टाइप्स। डेटा टाइप से क्या मुराद है? डेटा टाइप से मुराद है कि उस वेरिएबल के अंदर किस तरह का डेटा स्टोर होगा। एक तो उस वेरिएबल का के अंदर डेटा की कैफियत है कि डेटा जो है वो किस मद में इस्तेमाल होगा, जैसे कि ये रोल नंबर होगा, किस ये कोई नंबर होगा। दूसरा है कि उसमें जो डेटा जाएगा उसकी कैफियत, उसकी शक्ल क्या होगी। जैसे उसकी शक्ल हो सकती है कि ये नंबर की शक्ल में हो सकता है, ये अल्फाबेट्स की शक्ल में हो सकता है, या टेक्स्ट की शक्ल में हो सकता है। अब नंबर की हम लोग बात करें तो आपके पास या तो हम लोग लिखेंगे 6 और या फिर लिखेंगे 6.99। पहले वाले में आपके पास ये जो 6 है ये बेसिकली एक ऐसा नंबर है जिसका जो इशारिये के बगैर है, तो इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इंटीजर, INTEGER, इंटीजर। और ये जो वैल्यू है जो कि इशारिये के साथ है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट, इंटीजर, फ्लोट। इंटीजर होल नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जो इशारिये के बगैर होते हैं, और जो डेसिमल वैल्यूज के साथ हो तो वो हमारे फ्लोट कहलाएंगे। जब डेसिमल वैल्यू साथ अटैच हो, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, तो ये आपका फ्लोट कहलाएगा, इंटीजर नहीं। इंटीजर कब कहलाएगा? इंटीजर ये उस वक्त कहलाएगा जब ये वैल्यू यू लिखी जाएगी, इसमें साथ इशारिया किसी तरह का नहीं होगा। और दूसरी बात हम लोग लिखते हैं लेट्स से हाउस नंबर 3। अब ये जो हमने डेटा लिखा है ये डेटा किस खाते में आएगा? इसमें नंबर भी है, इसमें सिंबल भी है, इसमें अल्फाबेट्स भी हमारे पास हैं। तो अब इस सूरत में ये जो हमारा डेटा है इसको हम लोग किस टाइप में कंसीडर करेंगे कि ये नंबर है कि टेक्स्ट है, कि इसमें जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, चाहे वो लोअर केस में है चाहे वो अपर केस में है, जितने भी आपके पास सिंबल्स हैं, BOLS, और जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, ये सारे के सारे आपके टेक्स्ट में आएंगे। तो ये जो आपके पास है ये एक मिक्सअप आपको जो मिल रहा है, इस ये भी आपका बेसिकली टेक्स्ट ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टेक्स्ट ही कहलाएगा। सो ये याद रखिएगा, जब कभी ज़रूरत पड़े इस तरह से मिक्सअप डेटा की स्टोर करने की तो फिर उसको टेक्स्ट में ही कंसीडर किया जाता है। ये है पूरे के पूरे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट और उसका सिनेरियो। आप कंप्यूटर की कोई भी ज़ुबान ले लें, चाहे वो सी लैंग्वेज है चाहे वो जावा लैंग्वेज है, कोई भी ज़ुबान आप ले लें, वेरिएबल का कुछ कॉन्सेप्ट इसी तरह का इस्तेमाल होता है। हर लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में वेरिएबल्स को मेमोरी लोकेशन में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग अब क्यू बेसिक के अंदर ये काम किस तरह से करेंगे? असल बात यहाँ पर है, ये जो सवाल भी सैम खान ने किया था कि हम लोग वेरिएबल बनाएंगे किस तरह से।
तो वेरिएबल बनाने के लिए हमारे पास क्यू बेसिक के अंदर एक ख़ास टर्म इस्तेमाल होती है। मैं लफ्ज़ टर्म बोल रहा हूँ, लेकिन टेक्निकल जो नेम है वो कहलाते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स बिल्कुल ऐसी हैं जो कि किसी भी ज़ुबान के अंदर पहले से फिक्स किए हुए हों। सो इसको हम लोग किसी भी ज़ुबान में जब हम लोग लफ्ज़ ख़ास अल्फाज के एक ज़ख़ीरे की बात करते हैं जो कि उस ज़ुबान में हदायत के लिए मखसूस किए जाते हैं, उस ज़ख़ीरे के अल्फाज, तो इनको हम लोग कीवर्ड का नाम देते हैं। ये मखसूस अल्फाज इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं, डेटा प्रोसेसिंग की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये बुनियादी तौर पर ये ऐसे कीवर्ड्स इस तरह के अल्फाज का मजमुआ होते हैं। इन्हीं कीवर्ड में हमारे पास एक कीवर्ड है DIM, DIM। इसी तरह एक और कीवर्ड है प्रिंट। इसका मतलब ये है कि ये जो अल्फाज हैं इनके उस लैंग्वेज के अंदर पहले से ही मतलब शामिल कर दिए गए हैं। उनको बता दिया गया है कि ये अल्फाज जब भी इस्तेमाल किए जाएं तो उस लैंग्वेज ने क्या परफॉर्म करना है, क्या काम करना है। तो हमें इन अल्फाज को दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही हम कर सकते हैं। इस वजह से इन अल्फाज को जिस मकसद के लिए इनको बनाया गया है, इनको उसी मकसद की खातिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं या करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आज दो वर्ड्स में यहाँ पर उन की वर्ड्स में से चुन के आपके सामने ला रहा हूँ। एक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं और दूसरा आज हम लोग देखेंगे। पहला जो डिस्कस किया था वो था प्रिंट स्टेटमेंट। आज हम लोग एक और कीवर्ड हम लोग यहाँ पर इजाफा करेंगे और ये कीवर्ड जो है ये कहलाता है DIM, नाम आइडेंटिफाई और नाम रखने के लिए। और इसको अगर हम लोग टेक्निकल नेम में इसकी वजाहत करें तो ये मेमोरी लोकेशंस को बनाना और उनको नामों से आइडेंटिफाई करना, ये पीछे पूरा स्नेरियो हमने डिस्कस किया और ये कहलाते हैं वेरिएबल्स। सो अब हम लोग बात करेंगे कि डिम्स जो हैं, ये जो डिम है ये बेसिकली वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, वेरिएबल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सो मैं एक नई फाइल खोलने जा रहा हूँ और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ये हमारा PG2 है। तो हम लोग वेरिएबल्स किस तरह से डिक्लेयर करेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान तरीक़ेकार है। हम लोग सिर्फ लिखेंगे अपनी कमांड। सबसे पहले DIM, ये सारे का सारा कैपिटल, क्यू बेसिक में इंस्ट्रक्शंस मोस्टली कैपिटल लिखी जाती हैं। तो DIM हम लोग लिखेंगे। DIM हमारा कीवर्ड है, एज इट इज लिखा जाएगा और इसके फौरन बाद हम लोग अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अब वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उस वेरिएबल में जिस तरह का डेटा स्टोर किया जाएगा उसी तरह का इसका नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने नाम रखा रोल नंबर, हमने नाम रखा स्टूडेंट नेम, हमने नाम रखा ST फादर नेम, यानी स्टूडेंट के फादर का नाम। हमने इसी तरह हमने नाम रखा OP1 या ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, एब्रीविएट कर लें या पूरे का पूरा लिख लें। ऑपरेंड 1 पूरा लिख लें, चाहे ये आपकी आसानी पे है कि आपको पता लग जाए कि ये वेरिएबल, ये मेमोरी लोकेशन मैंने किस मकसद के लिए जो है वो असाइन की है। सो वापस आते हैं अपनी पिछली मिसाल पे। हमने जो मिसाल शुरू की थी वो ये की थी कि 3+2 ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। तो हमने इसको प्रोसेस करवाने के लिए कंप्यूटर में जब फीड करना है तो हमें इन तीनों को अलग-अलग से हाईलाइट करना है। तो हम कहते हैं जी पहले वाला ये हमारा ऑपरेंड 1 है, सो OP1। ये क्या है? ये हमारा OP2 है, ऑपरेंड 2। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारा बेसिकली ऑपरेटर है। इन तीनों को बताना क्यों जरूरी है? इस वजह से जरूरी है कि अगर आप अपने इस ऑपरेटर को बदल दें माइनस के साथ तो रिजल्ट बदल जाएगा, इसको बदल दें स्टार मल्टीप्लाई के साथ तो रिजल्ट बदल जाएगा, इसको बदल दें डिवीजन के साथ तो रिजल्ट बदल जाएगा। ठीक है। सो इस वजह से इसकी भी पहचान रखना जरूरी है ताकि हमें पता हो कि हमारे पास
कौन सा हमें एक्शन जो है इस डेटा के ऊपर कौन सा एक्शन परफॉर्म करने के लिए बताया जा रहा है। तो अब हम लोग एक छोटा सा कोड यहाँ पर लिखेंगे जो इन दो नंबर्स को जमा करके तो रिजल्ट हमें स्क्रीन पर प्रिंट करके देगा। तो मेरे पास कोड है जी, मैं कोड यहाँ पर लिखने जाने लगा हूँ, जरा कोड देखिएगा। ये एरिया हमारा जिसमें हमने कोड लिखना है। तो हम सबसे पहले लाइन नंबर 10 पे कहते हैं कि हमारे पास एक डिम है और इस डिम का नाम हमने रखा है ओपी, OP1। इसी तरह लाइन नंबर 11 पे एक और डिम है और इसका हमने नाम रखा है OP2। लाइन नंबर 12 पे एक और डिम है और इसका नाम हमने रखा है ऑपरेटर। ठीक है जी, साथ हम इनको वैल्यूज असाइन कर लेते हैं। ये 2 है, ये 3 है और ये हमारे पास प्लस है। अब ये एक चीज गौर करिएगा कि मैंने 2 और 3 को जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको एज इट इज लिख दिया है, और जो प्लस है, प्लस बेसिकली अगर टाइप्स की कैटेगरी में हम लोग देखें, जो डेटा टाइप हमने देखी है, तो ये टेक्स्ट के खाते में आता है। तो टेक्स्ट को जब हमने लिखना है तो हमें इन्वर्टेड कोटेशंस में इसको मेंशन करना पड़ेगा। किसमें मेंशन करना पड़ेगा? इन्वर्टेड कोटेशंस में। ये याद रखिएगा। अब हम क्या कहते हैं? अब हम ये कहते हैं कि रिजल्ट इसका प्रिंट करना है, तो हम कहेंगे प्रिंट, जो कि लाइन नंबर 13 पे है, प्रिंट PRINT डबल कोटेशंस में रिजल्ट कॉलन, और यहाँ पे हम कह देते हैं फिर हमने ऐड करना है इसके साथ OP1 प्लस OP2। तो ये जब लिख के हम लोग इसको लाइन नंबर 14 पे एंड करेंगे और इसको चलाएंगे, तो ये स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा? इन दोनों को जमा करेगा और जमा करके ये स्टेटमेंट हल करेगा। अब इस स्टेटमेंट को जब सॉल्व करेगा तो सॉल्व करने पे OP1 पे OP1 की वैल्यू आ जाएगी विच इज 2, OP2 पे OP2 की वैल्यू आ जाएगी विच इज 3। तो दोनों जो हैं ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो हो गए 5। और हमने लिखा था प्रिंट, पिछला कोड जो हमने लिखा था, हमने लिखा था हेलो वर्ड। नहीं जी, ये हमारे पास आ गया। ये इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर लिखा जाएगा, ये याद रखिएगा। सो प्रिंट के बाद ये हमने हेलो वर्ड लिखा, और हेलो वर्ड लिखने के बाद हमने कहा कि हमारी बात ही खत्म हो गई है, हमें और मजीद इसको कुछ नहीं बताना। सो मैंने यहाँ पर एंड कर दिया। अब देखिए मेरे, जब मैं लिख रहा होता हूँ तो ये रेड वाइट कलर में है, और जैसी मेरी स्टेटमेंट पूरी होती है, जैसे मैं लिखने लगा हूँ प्रिंट PRIN, जैसे टी लगाऊंगा तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। तो ये हमारे इस कंपाइलर का ये जो आईडी है, इसकी खासियत है कि अगर हम लोग कोई कीवर्ड इस्तेमाल करें जो लैंग्वेज का कीवर्ड है, तो ये उसको उसका कलर चेंज करके उसको इम्प्लीमेंट कर देगा जी। कोड हमने लिख लिया, अब मैं इसको चलाने लगा हूँ। सो रन पे गए और रन पे जाके हम लोग इसको करते हैं स्टार्ट। ये इसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा, और जहां पे हमने इसको, हमारा ये वर्किंग डायरेक्टरी हमारी, उसके अंदर इसको स्टोर कर देगा। अभी ये स्टिल क्रिएटिंग एक्सी फाइल है। ये आ गया जी मेरे पास। देखिए जरा स्क्रीन पे गौर करिएगा, जब ये कंपाइल होके रन होके आया हमारे सामने आया, तो ये एक ब्लैंक कलर की विंडो आई है और इसके ऊपर देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ये बेसिकली हमारे प्रोग्राम की आउटपुट है। ये हमारी जो भी प्रोग्राम हमारा रन होना है वो यहीं पे ही रन होना है, उसका रिजल्ट यहाँ पे ही होना है। अगर कोड के दौरान आपने यूजर से कोई वैल्यू मांगी है, यानी जैसे पिछली मिसाल में हमने बात की थी कि टोटल नंबर ले लेते हैं यूजर से, हम लोग उसके अपडेट मार्क्स यूजर से ले लेते हैं, तो वो भी इसी स्क्रीन पे होगा। ये हमारी यूजर स्क्रीन कहलाएगी जिसके ऊपर हम लोग सारे काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल इसका काम पूरा हो गया है, नीचे मैसेज आ गया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये मैंने की प्रेस की और ये मैं वापस ले आया।
सो प्रिंट स्टेटमेंट हमने देखा कि जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये एज इट इज आपके स्क्रीन पर वहां पर प्रिंट कर देगा। तो अभी हम लोग इसको बात को आगे करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक था हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। आज हमने वेरिएबल्स की बात की थी। तो वेरिएबल हमारे पास है जी डिम, डिम, डिम और मेरे पास है जी नम, डिम, नम। नम के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया है और मैं इसको कहता हूं कि नम इज इक्वल टू 5, नम इज इक्वल टू 5 और यहां पर मैं प्रिंट के साथ इस नम को प्रिंट कर रहा हूं। हेलो वर्ड तो लिखा रहे और नीचे जाके हम लोग इसको साथ प्रिंट करते हैं, प्रिंट नम, ये मैंने लिखा और अब इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं, स्टार्ट। फिर से ये इसको सारे के सारे को पढ़ेगा और पढ़ के रन करेगा। रन करके आपके पास देखें रिजल्ट आ गया। ऊपर जो हमने वो जैसे ही लिखा हुआ था, जैसा भी लिखा हुआ था, ठीक के बाद ऊपर एपोस्ट्रोफी लग गई है और लो अलहदा हो गया है, यहाँ पर भी ठीक वैसे ही प्रिंट हुआ है। सो प्रिंट में जो कुछ आप देंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। और नम में हमने 5 स्टोर किया था और हमने कहा था ये इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, 5 असाइन हो जाएगा नम को। नम क्या है, मेमोरी लोकेशन है हमारी। सो उस लोकेशन पे मेमोरी के अंदर 5 चला गया। फिर हमने कहा नम में जो कुछ भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्रिंट करके दिखाए, तो इसने यहाँ पर ये 5 लिख दिया। तो अब मेमोरी के अंदर डेटा भी हमारे पास चला गया। हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, यहाँ पर ऊपर चलते हैं और एक और वेरिएबल बनाते हैं। ये हमारे पास है डिम, इसको हम लोग उसी कोड को लिखते हैं। ये हमारे पास OP1 है, ये हमारे पास OP2 है जी, OP2। और OP1 को हम लोग कहते हैं जी ये 50 है। OP2 हमारे पास है 63। ये दो वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं। ये हेलो वर्ड की बजाय इसको हम कहते हैं ये हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट इज, इधर कॉलन लिखे और कॉलन के बाद एक स्पेस हो और यहाँ पर प्रिंट करें। क्या प्रिंट करें, हम कहते हैं जी OP1 प्लस OP2। ठीक, अब इसको हम लोग कंपाइल एंड रन करते हैं, स्टार्ट। F5 इसकी शॉर्ट की है। कोड हमारा पढ़ा जाएगा, पढ़ के कोड कंपाइल होगा और रन होके आपके पास यहाँ पर आ गया। अब देखें आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 113। 4 और 63 मिलके 113 ही बनते हैं। तो अब ये देखें आप प्रोसेस कर रहे हैं ये सर डेटा। ये 5 नंबर पे आपने लिखा है प्रिंट रिजल्ट इज, और अगर हम ये ना लिखें और 6 वाली लाइन खाली रहने तो फिर भी वो कर नहीं देगा रन? जी बिल्कुल रन कर देगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको क्यों लिख रहे हैं, तो ये हम लोग लेबलिंग करते हैं ताकि बता सके। ठीक होगा सर, मतलब वो टाइटल एक दे देते हैं। समझ आ रही, बिल्कुल टाइटल आ रही। क्योंकि आप ये समझो कि आपने प्रोग्रामिंग अगर आपको वेरिएबल के बनाने और उसको इस्तेमाल करना आ गया है, तो आप ये समझ लें कि आपने प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वहाँ पर आपका एक माइलस्टोन आपको एक अचीव कर लिया है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल हर लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, हर वेरिएबल में हर लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। तो अब किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें कोई भी बंदा वेरिएबल के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हो तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं बड़ी आसानी के लिए, आसानी के साथ। आपके लिए कोई नई चीज़ें अब नहीं होगी। अच्छा जी, अब सर एक और बता दें कि ये खाली रिजल्ट ही हमें बताएगा, ये नहीं बताएगा कि इसने स्टेप वाइज के मैंने पहले इस तरह ऐड किया और फिर इस तरह, जैसे हम किसी वो सवाल का सलूशन करते हैं तो वो उस तरह बता सकते हैं हमें ये? जी उसके लिए तरीकाकार यह है कि आपने देखिए जब रिजल्ट आपने लिया है तो आपने इसको दो स्टेटमेंट दी है। आपने पहले में कहा है रिजल्ट और दूसरे में कहा है OPT प्लस OPT2, यही काम आपने किया है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें स्टेप्स में हल हो, जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं, फॉर एग्जांपल आप उसी की बात कर लें परसेंटेज वाली, उसमें दो चीजें हो रही हैं कि पहले आपकी जो वो गेंद के साथ टोटल डिवाइड हो रहा है और उसके बाद जो आंसर आ रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 100 के साथ, तो आपकी परसेंटेज जनरेट हो रही है। तो आप अगर उसी सिनेरियो को करना चाहें, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर है टोटल के नाम से, सो डिम टोटल which is equal to 100 which is equal to
ये एक अजीब सी फिगर रख लेते हैं 630। अच्छा आप ये देखिए, जब मैंने इसको वैल्यू साइन की और वैल्यू साइन करके आगे आया हूँ तो ओवर लाइन हमारी रेड हो गई है। रेड इस वजह से हुई है कि जिस लाइन पे आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं वेरिएबल, उसी लाइन पे असाइनमेंट जो है वो नहीं हो सकेगी। ये आपको क्यू बेसिक नहीं सहूलत देता, बाकी लैंग्वेजेस सहूलत देती है। डिम, गेन्ड या ऑब्टेन्ड। अच्छा अब इनको वैल्यूज हम लोग देते हैं। टोटल हमारे पास जो है वो इक्वल है 630 के, और इसी तरह हमारे पास ऑब्टेन्ड जो है वो इक्वल है 423 के। ठीक है, अब हम लोग परसेंटेज निकालने लगे हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? रिजल्ट प्रिंट किया, डिवाइडिंग टोटल बाय ऑब्टेन्ड। लो जी, यहाँ पे हम इसकी डिवीजन सर करें। ऑब्टेन बाय टोटल, मैंने क्या लिखा है, उल्टा हो गया। ऑब्टेन्ड बाय टोटल। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं, हम कहते हैं टोटल को डिवाइड किया, ऑब्टेन्ड को डिवाइड किया, OBTAINED डिवाइड बाय टोटल। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। मैं इतना लिख के ये एरर आ गया हमारे पास, ये रेड हो गई लाइन। रेड होने का मतलब ये है कि इधर एरर आ गया। तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ, ये कंकेटिनेशन का इशू है, सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। इधर हम लोग करते हैं प्रिंट मल्टीप्लाइंग पेज 100। अब एक काम को करने के बड़े तरीके हैं, ये उनमें से एक तरीका जो है वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि यही ऑब्टेन्ड है आपके पास। हो गया, कुछ मीनिंगफुल हो गया। आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 100 रिजल्ट इज दिस वन। और आखिर पे हम लोग इसको एंड कर लेते हैं जी। अब इसको करते हैं रन। ये आपके पास आ गया। जब हमने इसको किया है, डिवाइड किया है, तो 0.6714 ये समथिंग वैल्यू आई है। और फिर जब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया है तो ये वैल्यू आई है। एक तो तरीका है ये वाला इस काम को लिखने का। मैं इसी काम को एक और तरीके से करने लगा हूँ, करूँ? इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास चाहे बना लें। मैं इसी काम को अब चेंज करने लगा हूँ। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं इसको लिखने लगा हूँ। एक और वेरिएबल यहाँ पे लेने लगे हैं। एक और वेरिएबल हमने लिया और इसको हम लोग कहते हैं div। मैं इसका नाम रख लेता हूँ कि मैं इसमें डेटा स्टोर करूँगा कि जो वेरिएबल डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो मैं इसमें स्टोर करूँगा, और जो उसके बाद फिर जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो जो आंसर आएगा वो मैं PER में स्टोर करूँगा। तो मैं सेम लाइन पे दो वेरिएबल और डिक्लेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आके मैं कहता हूँ जी div जो कि इक्वल है ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, इसी तरह जो PER है, स्पेलिंग सर सही कर लो। इसी तरह जो PER है, इसमें जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर div में जाकर स्टोर हो गया। इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जब डिवीजन होगी तो आंसर हमारा div में जाकर स्टोर हो गया। फिर div को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और जो आंसर होगा वो PER में जाके स्टोर हो गया, और यहाँ पे हम लोग इसका आंसर लिख देते हैं। मैंने ये सारा खत्म किया।
जी, उसके बाद कोटेशन क्लोज हुआ, सेमीकोलन लगाया और मैंने PER को यहाँ पर लिख दिया कि जो भी वैल्यू है वो परसेंटेज में पड़ी हुई है। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करने लगा हूँ। ये मैंने कंपाइल एंड रन किया तो मेरे पास ये देखिए परसेंटेज वही आई है, कोई ज़रा से भी फ़र्क नहीं आया। सिर्फ फ़र्क ये हुआ है कि बजाय इसके कि प्रिंट के आगे हम लोग एक्चुअल वैल्यू को हम लोग प्रोसेस करवाएं, हमने वो वैल्यूज पहले से ही प्रोसेस करवा के उनके रिजल्ट रख लिए हैं और उन रिजल्ट्स को हमने स्क्रीन पे प्रिंट कर लिया है। अब अगर वही काम जो हमने पहले, ये सही है सर, वो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है, ये ठीक है। मैं भी यही सोच रहा था, वो दूसरा बहुत लंबा हो जाता है, उसकी समझ भी नहीं थी यार, ये ठीक है। तो अगर आप इसको, जो बात आई थी कि स्टेप्स में लेके आना चाहते हैं तो स्टेप में हम लोग इसको स्टेप में कर सकते हैं। मैंने ये लिखा प्रिंट टोटल मार्क्स, अब इसमें तफसील अब आप पे मुनहसर है कि आप इसकी तफसील कितनी देते हैं। ये टोटल हमारे पास हो गया और उसके बाद हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। ऑब्टेन मार्क्स आपके पास जो है वो यहाँ पे ऑब्टेन्ड आ गया और फिर हम लोग करते हैं जी प्रिंट कैलकुलेटिंग परसेंटेज। इसको हम लोग यूं करके हेडिंग बना लेते हैं इस जगह पे। आगे परसेंटेज हमने लिख दी। अब वही काम है, F5 प्रेस किया, चीजें आपके पास वही हैं, जो काम करने का जो तरीकाकार है वही है, उसमें जरा सा भी फर्क नहीं आया, लेकिन ये रिजल्ट हम अपनी मर्जी से अरेंज कर रहे हैं। समझ आ गई? अब आप रेनोवेट आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर लीजिए। सर ये हम जो इसमें टोटल और अपटेंड दे रहे हैं वो तो हाँ हम कोडिंग में दे रहे हैं। अगर हम चाहें कि वैल्यूज हम रैंडमली कोई भी वैल्यू दें और हाँ उसका हाँ। ये हमें टोटल परसेंटेज बताए तो सर उसके क्या स्टेप होंगे? ओके, अब आप जरा जो आपने अल्फाज कहे हैं इन्हीं अल्फाज पे जरा गौर करें। आपने कहा है कि हम रेंडमली वैल्यू दे, ठीक है। अब आपके पास है ये दो वेरिएबल्स, ये वाले, हमने इन वेरिएबल्स को अभी फिलहाल फिक्स वैल्यूज दी हैं। अगर हम लोग इनको रैंडम वैल्यू देना चाहते हैं तो मैं एक और कीवर्ड का यहाँ पर इजाफा करूंगा और ये कीवर्ड है इनपुट का। इनपुट टोटल मार्क इनपुट एंटर लिख लेते हैं यहाँ पे। एंटर टोटल मार्क्स, इसके बाद ये फासला हो और मार्क्स हम लोग जो है वो ले रहे हैं टोटल में। ठीक हो गया। फिर हम लोग ऐड करते हैं इनपुट एंटर ऑब्टेन्ड मार्क्स, और ये जो ऑब्टेन्ड वाले हैं ये हम लोग ले रहे हैं ऑब्टेन्ड में। ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन? ये कोटेशन गलत हो गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है यहाँ तक। ठीक है, मैं इसको कंपाइल एंड रन करने लगा हूँ। अब क्या होगा, अब आपके पास देखें रिजल्ट में क्या है। तो एंटर टोटल मार्क्स, ये यहाँ पे आके रुक गया है और अब देखें कर्सर वहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अब मैं वैल्यू एंटर करने लगा हूँ, मेरे पास जो टोटल मार्क्स हैं वो है 550। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ा और फिर रुक गया और वो अब हमसे अपडेट मार्क्स पूछ रहा है। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं अपडेट मार्क्स हमारे पास हैं 225। ठीक है, एंटर किया, कैलकुलेट होके आंसर आपके पास आ गया। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। सो इनपुट स्टेटमेंट अब आप याद रखें, इनपुट स्टेटमेंट जो है वो हमारे लिए ये इस्तेमाल होगी इस काम के लिए।